हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से अपने इस घटना सीरीज के तीसरे दिन आए हैं और आज फिर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आए हैं और देखते हैं आज का क्या कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहली बात ये है मेरे दोस्त, अभी छठ पूजा का माहौल चल रहा है, इसलिए क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी कम की गई है, लेकिन छठ पूजा के बाद इस क्वेश्चंस का जो नंबर होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना। बाकी हाँ, एक बात और याद में रखना, अभी अगर मतलब एक दिन दो दिन और अगर यूट्यूब पे चलेगी तो ऐप पे भी चलती है, तो ऐप वाले जो स्टूडेंट हो जो हमारे बैच को परचेज कर लिए हो तो वो नाराज ना हो। बार बार यही मैसेज आती है कि ऐप पे स्टार्ट कर, तो स्टार्ट हो गई है, एक दो तीन दिन यूट्यूब पे चल रही है ताकि आप लोग जान जाएं। और जो ये एक बेहतरीन जो अचूक उपाय है वो फिर से जो ऐप पे क्लासेस होगी उसके बारे में आप लोग को पता चल जाए और आप उसको जल्दी से परचेज कर ले। ठीक है, तो कल आपका ये क्या उसको बोलते हैं बाल दिवस का ऑफर भी दिया गया था, तो आई होप आप लोग खरीद लिए होंगे, जो नहीं खरीदे होंगे वो भी खरीद लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। और ये जो है एक हमारे एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो पीसीएस के हो, दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके पैटर्न को समझने में ये बहुत ज्यादा सहायता करेगी, ये भी चीजें याद में रखना। इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि जो आपको सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है, सिलेक्शन करवाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। देखिए एक बात याद में रखना कि हमारा जब 1757 में थोड़ा सा समझिएगा, बैकग्राउंड लेके चलते हैं। 1757 ईस्वी में क्या हुई थी? तो प्लासी का युद्ध हुई थी। प्लासी का युद्ध हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में ही पहली बार बंगाल के गवर्नर कौन बने थे? बंगाल के गवर्नर कौन बने थे मेरे दोस्त? तो ध्यान में रखना, बंगाल के गवर्नर बने थे लॉर्ड क्लाइव। कौन बने थे? लॉर्ड क्लाइव बने थे। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बातें एक चीज याद में रखना, और इसके बाद भी बंगाल इनडायरेक्टली तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में भी आ गया था। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके बाद एक युद्ध होती है जो होती है आपका 1764 में। 1764 में कौन सी युद्ध होती है? तो बक्सर की युद्ध होती है। कौन सी युद्ध होती है? बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है और इसी युद्ध में, बक्सर के युद्ध में क्या होता है? तो दीवानी की राइट मिलती है। क्या मिलती है? दीवानी का अधिकार किसको दिया जाता है मेरे दोस्त? तो ध्यान में रखना, दीवानी का अधिकार दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको मिलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी की राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन देते हैं? दीवानी की राइट कौन देते हैं? तो मुगल बादशाह देते हैं। कौन देते हैं मेरे दोस्त? तो ध्यान में रखना, कौन देते हैं? तो मुगल बादशाह देंगे। आई होप आपको सारी चीजें याद में रखना है। कौन देंगे? मुगल बादशाह देंगे। ठीक है, मुगल बादशाह देंगे। अब यहाँ पे एक चीजें और याद में रखना, ये जो दीवानी की राइट होती है, ये जो दीवानी की राइट मतलब होता है टैक्स वसूलना, टैक्स वसूलने का अधिकार। किसका? टैक्स वसूलने का अधिकार। जब 1764 ईस्वी में दीवानी की राइट जब अंग्रेजों को मिल गई, तो अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उस टाइम का जो बंगाल था, बंगाल के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते थे? याद में रखना कि 1900 मतलब उस टाइम का बंगाल, यानी कि 1764 का जो बंगाल था, ठीक है, बंगाल में कौन आता था? तो याद में रखना, पहले तो बंगाल में कौन कौन आता था? तो बिहार भी आता था और आपका कौन सा आता था? तो उड़ीसा भी आता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और एक कौन आते थे? तो झारखंड आते थे। कौन आते थे? झारखंड आता था। ठीक है, जिसका आज स्थापना दिवस भी है। ठीक है, तो जब दीवानी की राइट इसको मिल गई तो फिर राजस्व वसूलने की बात हुआ। राजस्व जब वसूलने का बात हुआ
धीरे धीरे और भी बहुत सारा युद्ध किया तो लगभग पूरे भारत में कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, जब मुगल बादशाह क्योंकि सेंटर पे थे और मुगल बादशाह सेंटर पे थे और मुगल बादशाह ने इन्हें जब दीवानी की राइट दे दिया तो इनको टैक्स वसूलना था, तो इन्होंने भू राजस्व पद्धति लेके आए। क्या चीजें लेके आए? भू राजस्व पद्धति लेके आए। और भू राजस्व पद्धति इन्होंने 3 तरीका से लेके आया। ठीक है, ये कितने तरीके से लेके आए? एक बात याद में रखना, भू राजस्व पद्धति पहले एक बार बता देते हैं क्या लाते हैं। तो भू राजस्व, मेरे दोस्त ध्यान में रखना, भू राजस्व पद्धति लेके आए, भू राजस्व पद्धति लेके आए। ये चीजें आपको क्या करना, याद में रखना। भू राजस्व पद्धति जो है ये 3 तरीके से लेके आए। एक को आपको बोला जाता है अस्थाई बंदोबस्त, एक को क्या बोलते हैं आप? अस्थाई बंदोबस्त बोलते हैं। ठीक है, इसी को मरारी व्यवस्था भी इसी को बोला जाता है, अस्थाई बंदोबस्त को भी। ठीक है, इसी को बोला जाता है सनसेट कानून, इसी को बोला जाता है क्या चीज है? सनसेट कानून भी इसी व्यवस्था को बोला जाता है, अस्थाई बंदोबस्त को ही। इसी को बोला जाता है जागीरदारी व्यवस्था, इसी को क्या बोलते हैं? जागीरदारी व्यवस्था भी इसी को बोला जाता है। एक बार प्लीज आप लोग सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे हमारे इस सेशन का लाभ उठा पाए। और राजस्व एक होता है आपका रैयतवारी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था याद में रखना, ये भू राजस्व पद्धति है। और हर एक भारत के जहां जहां वो कब्जा किया था वहां पे वो अलग अलग तरीके से जो है भू राजस्व व्यवस्था लाता था और अलग अलग तरीके से टैक्स वसूलने का काम करता था। हर जगह एक ही भू राजस्व पद्धति वो पूरे भारत में नहीं लागू किए थे, हर इलाके में, हर क्षेत्र में वो अलग अलग, यानी कि 3 तरीके में से कोई कहीं पे कोई और व्यवस्था, कहीं पे कोई और व्यवस्था, कहीं पे कोई और व्यवस्था, ताकि हर एक जगह से अलग अलग जो है टैक्स वसूला जाए। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पाने के लिए हर क्षेत्र में उन्होंने अलग अलग तरीके से भू राजस्व पद्धति लगाया। ठीक है, ये चीजें आपको याद में रखना है क्योंकि उनका मोटो था ज्यादा से ज्यादा भारत का शोषण करना, भारत के पैसे को लूटना। ठीक है, ये चीजें याद में रखना। और तीसरे नंबर पे आपका आता है महलवाड़ी व्यवस्था। कौन आता है मेरे दोस्त? तो महलवाड़ी व्यवस्था आता है। ये चीजें आपको क्या करना, याद में रखना। और ये तीनों टॉपिक एक ऐसी टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये भी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्त, वो किसके बारे में पूछा गया है? तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे किसके साथ? अस्थाई बंदोबस्त के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, झारखंड बंगाल में आता था। ठीक है, ये चीजें याद में रखना। और एक और क्षेत्र था इसमें, वाराणसी क्षेत्र था। ठीक है, वाराणसी में भी अस्थाई बंदोबस्त लगाया गया था। इसमें क्या करते हैं? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस होते हैं। कौन होते हैं? तो गवर्नर जनरल होते हैं, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में एक भू राजस्व पद्धति लेके आते हैं जिसका नाम होता है अस्थाई बंदोबस्त। यह जो है पूरे बंगाल, बिहार, पूरे भारत का जो भी क्षेत्र पे, क्योंकि सेंटर पूरे भारत के, याद रखना सेंटर में पहले ही बताएं कि मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह पूरे भारत का टैक्स वसूलते थे और इसने दीवानी का अधिकार किसे दे दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो पूरे भारत के क्षेत्र में जहां जहां मुगलों का अधिकार था, पूरे भारतीय क्षेत्र में लगभग 19% भाग में अस्थाई बंदोबस्त, भू राजस्व की एक पद्धति जिसमें से अस्थाई बंदोबस्त था वो लगाया गया था। कितने पार्ट में? 19% भाग पे आपका कौन सा था? तो अस्थाई बंदोबस्त वाली पद्धति की। ठीक है, कौन सा था? तो अस्थाई बंदोबस्त लगाया गया था। कौन सा अस्थाई बंदोबस्त? कितने भागों में? तो 19% भागों में। याद में रखना, इसमें जो भूमि का मालिक होता था, मेरे दोस्त ध्यान में रखना, भूमि का मालिक कौन होता था? भूमि का मालिक जो है जमींदार होता था। कौन होता था इसमें? भूमि का मालिक जमींदार होता था। अर्थात ध्यान में रखना, एक नए वर्ग का उत्पन्न हुआ जो जमींदार के रूप में आया, जो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बहुत बड़े सपोर्टर के रूप में उभर के आए थे। आपको अगर 1857 की क्रांति याद होगी तो 1857 की क्रांति में ये जमींदार लोग तटस्थ थे। पहले वाले जो जमींदार लोग
होते थे वो अलग थे, लेकिन ये एक नए वर्ग को जन्म दे रहे थे, अपने लिए एक फेथफुल्ली वर्ग को जन्म दे रहे थे जिसका नाम था जमींदार। और जो रैयत होते थे उससे सिग्नेचर करवा के जबरदस्ती जमीन का मालिकाना हक ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये अथॉरिटी, टैक्स वसूलने की अथॉरिटी जमींदार को देती है। और जमींदार को बोला जाता है कि जिस दिन टैक्स उनको देना होता है उस दिन सनसेट होने के पहले अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो आपकी जमींदारी का जो अधिकार है वो किसी और को दे दिया जाएगा, जिसके चलते जमींदार लोग अपनी जमींदारी अपने हाथ से नहीं जाने देने की वजह से बेरहमी तरीके से हमारे भारत के किसानों से टैक्स वसूलते थे। ये भी चीजें आपको क्या करना, याद में रखना। और ये जो जमींदार होते थे उसमें 89 जो टैक्स वसूला जाता था वो 89 जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता था, उसका 89 जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जो 11% था वो कौन रखते थे, तो जमींदार रखते थे। कौन रखते थे, जमींदार। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर 100 रुपया टैक्स वसूला जाता था तो उसमें 89 रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजता था और 11 रुपया अपने रखता था, जमींदार रखता था। ठीक है, तो बेवजह की जमींदार को कमाई होने लगी। और जमींदार लोग तो और हो गए, जमींदार लोग अपने गद्दी पे बैठे रहते थे, उन्होंने एक और बिचौलिया अपना जो है एक और जो है क्या उसको बोलते हैं, अपना एक और आदमी को, दलाल को जो है हायर कर लिया और वह जा रहा है, फिर वसूल कर रहा है। यानी कि समझिए कितने बेरहमी तरीके से शोषण किया जाता था, लेकिन टैक्स तो वसूला जाता था, लेकिन हमारे किसान भाई के लिए, हमारे किसान भाई के, किसानों की खेती के सिंचाई को लेके कोई काम नहीं किया जाता था। ठीक है, तो यही इसी से संबंधित याद में रखना कब दीवानी की राइट मिली और किनके द्वारा, तो ये याद में रखना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे इसका आंसर। कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे, जो अस्थाई बंदोबस्त हमारे भारत के 19% भाग पे लगाया गया था। और ये एक बहुत ही बेवकूफी वाला काम किया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ किसानों का शोषण हुआ। ठीक है, आई होप आपको पता होनी चाहिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक नए वर्ग को जन्म दिया जो उसके लिए काम करने लगा। ठीक है, जिसका नाम था जमींदार। ठीक है, आगे आइए, क्वेश्चन सेकंड नंबर देखिए। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें पहले से अगर पढ़े होंगे तभी समझ में आया होगा, नहीं तो फिर तो लगेगा सत्यनारायण स्वामी की कथा चल रही है। लेकिन फिर भी हम कनेक्टिविटी बना के आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबंध था। देखिए, दूसरी जो पद्धति थी वो आपकी रैयतवारी व्यवस्था थी। एक तो आपको हम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि हमारे भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा जो दीवानी की राइट उसको मिली थी अंग्रेजों को, तो टैक्स वसूलने के लिए उन्होंने 3 पद्धति को डेवलप किया था, जिसमें से कि एक जमींदारी प्रथा, दूसरा में रैयतवारी प्रथा और तीसरा में महलवाड़ी प्रथा था। और ये तीनों जो भू राजस्व वसूलने की जो पॉलिसी थी वो अलग अलग क्षेत्रों में लगाया गया था। मान लिया जाए कि जो अस्थाई बंदोबस्त था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी वाले क्षेत्रों में लगा था। और ये आप अगर रैयतवारी व्यवस्था की बात किया जाए तो रैयतवारी व्यवस्था आपका साउथ इंडिया में लगा था, यानी कि मद्रास वाले रीजन में, वो बंबई वाले रीजन में लगा था। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, तो याद में सबसे पहले तो आगे तो आप समझ ही गए होंगे, दीवानी की राइट वगैरह तो पहले बता ही दिए। अब आइए देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं किसके बारे में, रैयत किसान को बोला जाता था, ये चीजें ध्यान में रखना। रैयतवारी व्यवस्था में एक जो चीजें हुई थी, रैयतवारी व्यवस्था में एक चीज जो सही थी, ठीक है, वो ये थी कि इनका जो भूमि का मालिकाना हक, याद में रखना मेरे दोस्त, भूमि का मालिकाना हक किसे दिया गया था, तो रैयत को दिया गया था, अर्थात किसान को दे दिया गया था। अर्थात ये कहा गया था कि जो महलवाड़ी, जिस क्षेत्र में रैयतवारी व्यवस्था लगी थी उसमें भूमि के मालिक किसानों को ही बना दिया गया था और किसान डायरेक्ट रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी जाते थे अपना टैक्स लेके। ठीक है, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार को दे दिया गया था,
जमींदार पहले टैक्स वसूलते थे किसान से और जमींदार जाके देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ की प्रोसेस थोड़ी लंबी थी जिसके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्ट जो है रैयत टैक्स जाते थे देने के लिए, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब यहाँ पे एक चीजें याद में रखना, सबसे पहले आइए अगर आपसे क्वेश्चन, सबसे पहले हाँ अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये किन किन क्षेत्रों में लगा था, तो सबसे पहले देखो 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में मद्रास में एक क्षेत्र पड़ती है, अभी का तमिलनाडु, मद्रास का एक क्षेत्र पड़ती है जिसका नाम है 12 महल, जिसका नाम क्या है? 12 महल, ठीक है, 12 महल क्षेत्र। 12 महल क्षेत्र में सबसे पहले कैप्टन रीड के द्वारा, किसके द्वारा? कैप्टन रीड के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था लगाई गई थी, ठीक है। 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल क्षेत्र में पहली बार कैप्टन रीड के द्वारा रैयतवारी व्यवस्था लगाया गया था, ठीक है। अब आइए आगे एक और डेट लिखिए, 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल बन के आते हैं, गवर्नर जनरल बन के आते हैं टॉमस, ठीक है, टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो बन के आते हैं। और ये मद्रास में, ये जो है पूरे मद्रास में क्या चीजें? पूरे मद्रास में, याद में रखना, पूरे मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था लगा देती है, यानी कि पूरे मद्रास में लगा लेती है। एक और डेट याद में रखना, लगभग 1825 ईस्वी में, लगभग 1825 ईस्वी में एक नाम होता है जिसका नाम होता है एल्फिस्टन, जिसका नाम क्या होता है? एल्फिस्टन। और एल्फिस्टन ने बंबई में इसको लगाया, कहां पे लगाया? बंबई वाले रीजन में लगाया। ये सारी चीजें याद में रखना, यानी कि रैयतवारी व्यवस्था से संबंधित कौन कौन नाम है? तो एक कैप्टन रीड है, एक टॉमस मुनरो है और एल्फिस्टन महोदय है, जो कि ये चीजें, तो बंबई में कौन लगाया? एल्फिस्टन, ठीक है। 12 महल वाले क्षेत्रों में कौन लगाया? कर्नल रीड, ठीक है। कर्नल रीड या कैप्टन रीड होता है, कर्नल रीड शायद होता है, ठीक है, कर्नल रीड होता है, इसको ध्यान में रखना, कर्नल रीड। और मद्रास, पूरे मद्रास में कौन होते हैं? तो टॉमस मुनरो होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या करना? याद में रखना। लेकिन यहाँ पे एक चीजें और याद में रखना मेरे दोस्त, कि ये जो पहले तो भूमि का मालिकाना हक आपको पता चल गया, क्षेत्र भी आपको पता चल गया, बंबई और मद्रास में कितने लोग जुड़े हुए थे ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन इसका जो टैक्स रेट था, इसका टैक्स जो था 55 से लेके 65% तक इसका टैक्स रेट था, यानी कि हाईली टैक्स रेट होने के कारण यह भी जो व्यवस्था थी काफी दयनीय व्यवस्था थी और काफी तकलीफ देने वाली व्यवस्था थी, ठीक है। ये भी चीजें आपको याद में रखना। और एक डेट याद रखो, वो रखना है 1836। 1836 में एक आते हैं गोल्ड, ठीक है, गोल्डस्टीन महोदय के द्वारा इसमें सुधार किया गया था। किसमें? इसमें क्या किया गया था मेरे दोस्त? तो सुधार किया गया था। ये भी चीजें याद में रखना। गोल्डस्टीन महोदय, एक और नाम था, मेरे दिमाग से मिस हो रही है। 1836 में एक नाम गोल्डस्टीन था और एक नाम था, ठीक है, आप एक बार देख लेना। तो गोल्डस्टीन महोदय के द्वारा इसमें सुधार किया गया था, किसमें? रैयतवारी व्यवस्था में। आई होप तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड। तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। तो आई होप इसके बारे में हमने सारी जानकारी आपको मुहैया करवाने का प्रयास किया। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है कि रैयतवारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही था, यानी कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी। आगे यहाँ पे सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 तीनों सही है। और ये रैयतवारी व्यवस्था थी। और इसमें अगर टैक्स रेट की बात किया जाए, इसमें टैक्स रेट क्या थी? तो 55 से लेके 65% तक टैक्स रेट थी। हाईली टैक्स रेट होने के कारण यह व्यवस्था भी काफी तकलीफदायक थी। और इसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी, सरकार रैयत को पट्टे भी देती थी, यानी कि पट्टे क्यों देती थी? पट्टे देती थी, ठीक है, पहले से पैसा दे देती थी थोड़ा बहुत, ठीक है। और इन्हीं सारे क्षेत्रों में नील की भी उत्पादन करने के लिए भी बोला जाता था। ये सारी चीजें भी आपको क्या करना? याद में रखना है, ठीक है। और भी जो उसके मन के अकॉर्डिंग काम किया जाए,
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद में रखना। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसानों स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए माना जाता है। ये देखो, उसी से संबंधित एक अगर क्वेश्चन आप अगर भू राजस्व पद्धति को यानी कि रैयतवारी को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, देखो बहुत सारे एग्जाम में उसी से संबंधित लैंग्वेज को चेंज कर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं या टॉपिक को समझ लेते हैं तो आंसर किसी भी क्वेश्चन का उससे संबंधित आंसर करने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब इसका आप खुद आंसर दीजिएगा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था। अभी जस्ट हम आपको बताएं कि आपका जो एक व्यवस्था थी जिसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसका नाम क्या था, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में रैयत जो आपकी वारी व्यवस्था थी, इसमें भूमि का मालिक कौन होता था, स्वयं किसान होता था और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। यानी कि कौन है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। कौन थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। यहाँ पे एक व्यवस्था दी गई है, उसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। ये चीजें आप याद में रखना। एक और व्यवस्था थी जो कि थी महालवाड़ी व्यवस्था। कहां पे, महालवाड़ी व्यवस्था ये थी, नॉर्थ इंडिया में लगाने वाला ये व्यवस्था था, यानी कि पंजाब वाले क्षेत्र वगैरह में। ठीक है, ये व्यवस्था थी। इसको जो है, ये महाल का जो मुखिया होता है, एक गांव के जो मुखिया होते थे, ठीक है, जो मुखिया टाइप के गांव होते थे, मुखिया को ही ये काम सौंपा गया था। और ये जो है लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा, लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा ये काम किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना। एक और व्यवस्था थी जो महालवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि विलय का सिद्धांत है। मेरे दोस्त ध्यान में रखना, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले तो ये समझना है विलय का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति इसको बोलते हैं। आपको पता होगा कि एक नाम था जिसका नाम था डलहौजी। जिसका नाम क्या था, डलहौजी। ये 1848 से लेके 1856 ईस्वी के बीच रहते हैं डलहौजी। 1848 से 56 के बीच ये कौन रहते हैं, तब तक ये रहते हैं गवर्नर जनरल रहते हैं। और इन्होंने ही जो है हड़प नीति जिसको बोलते हैं, इन्होंने ही विलय का सिद्धांत दिया। विलय का सिद्धांत दिया था, आपको पता है विलय का सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई राजा को, क्या चीज है, अगर कोई प्रांत के राजा को बायोलॉजिकल सन नहीं है, बायोलॉजिकल सन अगर नहीं है तो उसका उत्तराधिकारी गोद लिए हुए पुत्र को नहीं बनाया जाएगा। गोद लिए हुए पुत्र को नहीं बनाया जाएगा, यही इसका सिद्धांत कहता था। और अगर नहीं है उसका बायोलॉजिकल सन तो उसको विलय किस में कर लिया जाएगा, उस प्रांत को विलय किस में हो जाता, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में हो जाता। किस में हो जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में हो जाएगा उसके बाद तो हमारे कौन आए तो आपको याद में रखना कौन आते हैं, तो डलहौजी जी आते हैं। डलहौजी जी जब आए तो ये सारे होने के बाद बहुत सारे क्षेत्र थे, जैसे कि सबसे पहले होता है सतारा। ठीक है, सतारा को 1848 में विलय करवाया जाता है। उसके बाद आता है आपका संबलपुर। कौन आता है, इसको क्रोनोलॉजी में याद में रखना। संबलपुर को 49 में करवाया जाता है। फिर होता है आपका अवध को करवाया जाता है 1800, कब करवाया जाता है अवध, 1854 की 56। ठीक है, 1854। और फिर आता है आपका झांसी। फिर आता है आपका कौन सा, झांसी आता है। ध्यान में रखना, झांसी को कब करवाया जाता है, 1856। एक बार इसको, ठीक है, 1854, एक बार इसको डेट याद में रखना, क्योंकि 1856
ठीक है। 1854 और 56 को एक बार याद में रखना, ठीक है। 1856 और 54 को एक बार याद में रखिएगा, ठीक है। अवध को 56 और झांसी को 54, हाँ अवध को 56 में, ठीक है। अवध को 56 में करवाया जाता है मेरे दोस्त, ध्यान में रखना, और ये हो जाता है 54, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान में अवध को 1856 में और झांसी को 1854 में करवाया जाता है। तो क्रोनोलॉजी आप देख लीजिए, ये सारे क्षेत्र वैसे प्रांत थे जहां के राजा को कोई बायोलॉजिकल सन नहीं होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो इसका क्या हो जाएगा, सतारा। तो सतारा, झांसी, उदयपुर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 और 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये इसका आंसर विलय, सतारा, झांसी, बघाट, उदयपुर, ठीक है। तो इसका आंसर एक बार देख लीजिएगा, सबको मिला लीजिएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए सबका डेट, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं तो आंग्ल मैसूर युद्ध, अगर मैं बात करूं आंग्ल मैसूर युद्ध, अगर बात किया जाए आंग्ल मैसूर युद्ध, तो कितने हुए, 3 युद्ध हुए हैं, 3 युद्ध हुए हैं। पहला अगर बात किया जाए कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है वो कब हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सेकेंड कब हुआ है और थर्ड की बात किया जाए तो वो कब हुआ है, तो उसको भी एक बार आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। थर्ड, तो याद में रखना सेकेंड और थर्ड और फर्स्ट। अगर मैं बात करूं आपसे, सेकेंड की बात करूं तो 80 से 84 के बीच होती है, और थर्ड की बात करूं तो 90 से 92 के बीच होती है, और फर्स्ट की बात किया जाए, फर्स्ट की बात मैं अगर करूं तो वो कब होती है मेरे दोस्त, तो ध्यान में रखना वो कब होती है, तो आपका 1799 में होती है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना। और पहला कब होती है, 1767 से 69 के बीच। चलिए आगे तो इसको देखते हैं। पहला होता है आपका 1767 से 69 के बीच। आप लोग भी बताइए, 1769 के बीच, ठीक है। और इस टाइम कौन होते हैं, इस टाइम गवर्नर जनरल तो नहीं होंगे, इस टाइम गवर्नर होंगे, इस टाइम वेरेलिस्ट होते हैं। इसको कैसे सोच रहे हैं, इसलिए इसको कि थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दें, ठीक है। आगे आइए, ये कब तक होता है, 1767 से 69 के बीच में, ठीक है। ये मैसूर युद्ध होती है। इसमें जो गवर्नर होते हैं वो वेरेलिस्ट होते हैं। कौन होते हैं, इसमें वेरेलिस्ट गवर्नर होते हैं, ठीक है। ये किसके बीच होती है, तो याद में रखना हैदर अली। ये किसके बीच होती है, हैदर अली के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है, जिसमें से कि हैदर अली की जीत होती है और किसकी संधि होती है, तो मद्रास की संधि से युद्ध समाप्त होता है। मद्रास की संधि से युद्ध क्या होती है, समाप्त होती है। ये चीजें हो गई प्रथम मैसूर युद्ध का। सेकेंड में आइए, सेकेंड की जो बात होती है वो होती है 1780 से 84 के बीच। 1784 के बीच इसमें भी आपके हैदर अली होते हैं, इसमें भी आपके हैदर अली होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी होते हैं, ठीक है। और इस 80 से 84 के बीच में गवर्नर जनरल का पद बन चुका है। तो इस टाइम आपके गवर्नर जनरल जो होते हैं वो होते हैं आपके वॉरेन हेस्टिंग होते हैं। कौन होते हैं, वॉरेन हेस्टिंग होते हैं। ये चीजें आपको याद में रखना, ठीक है। वारेन हेस्टिंग होते हैं, और जब वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे आपके, याद में रखना वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे और इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसमें कौन होते हैं, हैदर अली की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है मेरे दोस्त ध्यान में रखना। हैदर अली की मृत्यु होने के बाद जो है टीपू सुल्तान युद्ध को कंटिन्यू रखते हैं और एक संधि होती है जिस संधि को बोलते हैं मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि से युद्ध समाप्त होता है।
कौन सी? मंगलौर की संधि से युद्ध की क्या होती है? तो समाप्ति होती है। ये भी चीजें आपको क्या करना, याद में रखना। अब यहाँ पे एक और देखिए, एक और होती है जो कि होती है तृतीय, 1790 से 92 के बीच। 1790 से 92 के बीच होती है। टीपू सुल्तान एक तरफ होते हैं और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, ठीक है। जिसमें से कि पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पलड़ा भारी होता है और जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की क्या होती है मेरे दोस्त? संधि होती है। और इस टाइम जो होंगे आपके गवर्नर जो जनरल होंगे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे। कौन होंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे, ठीक है। कौन होंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे। ये भी चीज आपको क्या करना, ध्यान में रखना। और श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय का ही पूछ रहा था। तो 90 से 92 टीपू ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि से, और ये एक बहुत ही शर्मनाक संधि होती है जिसमें कि टीपू सुल्तान के 2 बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सारी चीजें होने के बाद श्रीरंगपट्टनम यानी कि मैसूर का आधा से अधिक क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आप याद में रखना। तो इसका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, ठीक है। और एक और युद्ध होती है 1799 में, जिसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है और मैसूर पूरी तरह से किसके कब्जे में आ जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में। आगे आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। याद रखिए, जब 1757 का जब प्लासी का युद्ध होता है, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर होते हैं मेरे दोस्त, ध्यान में रखना। क्या चीज है? बंगाल के प्रथम गवर्नर, ठीक है। प्रथम गवर्नर कौन बनता है? तो याद में रखना, लॉर्ड क्लाइव बनता है। कौन बनता है? लॉर्ड क्लाइव बनता है। ये भी चीजें याद में रखना। उसके बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, एक आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को आता है। क्या चीजें आता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। इसके बाद गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और प्रथम जो आपके गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं वॉरेन हेस्टिंग। वो कौन होते हैं मेरे दोस्त? तो वो होते हैं आपके वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। ये चीजें होगी। उसके बाद याद में रखना, ये प्रथम वॉरेन हेस्टिंग को होते मतलब कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। और एक जो है आपका एक आता है 1833 का चार्टर एक्ट आता है। क्या चीजें आती है? 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसके तहत जो है आपको बंगाल, याद में रखना, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। किसका? भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और इसमें जो प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं वो कौन होते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंग होते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग महोदय होते हैं। ये भी चीजें याद में रखना, ठीक है। बेंटिंग हो जाते हैं। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम होता है, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया जाता है, ठीक है। तो तीनों याद में रखना। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, अर्थात दोनों सही है, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी जस्ट बताए, वॉरेन हेस्टिंग थे। इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, लॉर्ड भारत के प्रथम। अगर आपसे पूछ दे कि भारत, अभी जस्ट बताए ना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ठीक है, बेंटिंग था। ये चीजें याद में रखना। कौन सी एक्ट के बाद? तो चार्टर एक्ट 1833 के बाद जो है बनाया गया था, ठीक है। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ध्यान में रखना, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में प्रथम जनगणना आई थी। क्या आई थी मेरे दोस्त? ध्यान में रखना, लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में 1872 में
प्रथम जनगणना करवाई गई थी। क्या करवाई गई थी? प्रथम जनगणना करवाई गई थी। मेरे दोस्त ध्यान में रखना, लॉर्ड कैनिंग की मैं बात करूं, लॉर्ड कैनिंग की बात किया जाए तो अच्छा ये बताइए कि लॉर्ड कैनिंग कब थे? 1857 की जब क्रांति हो रही थी उस टाइम हमारे भारत में जो है आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत के प्रथम वायसराय भी आपके कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, लॉर्ड डफरिन की बात किया जाए तो लॉर्ड डफरिन जब हमारे देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस टाइम हमारे भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को सूक्ष्म जीवों मतलब कि भारत के सूक्ष्म जीवों का प्रतिनिधित्व, मतलब भारत का जो है सूक्ष्म जीवों के रूप में ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसा कहे कि कौन पुकारा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ये चीजें आपको क्या करना, याद में रखना। लॉर्ड लिट्टन की बात आ जाएगा तो लॉर्ड लिट्टन हमारे भारत में एक बहुत ही जो खूंखार आतंकवादी टाइप के वायसराय आए थे। लॉर्ड लिट्टन के ही कार्यकाल में भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रेस पे सेंसरशिप को लेके था, अर्थात जितने भी स्थानीय भाषा में जितने भी पत्रिका हिंदी भाषा में प्रकाशित होती थी वो सब पे क्या लगा गया था? सेंसर लगा दिया गया था। ये भी चीजें आपको याद में रखना। किसके द्वारा? लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। और लॉर्ड लिट्टन के ही द्वारा हमारे देश में भारत के आईसीएस परीक्षा में तैयारी करने वाले लोगों की अधिकतम आयु 19 वर्ष 21 से घटा के 19 वर्ष कर दिया गया था। यह भी काम लॉर्ड लिट्टन के द्वारा ही किया गया था। ये भी चीजें आपको याद में रखना। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आइए कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? याद में रखना, बंगाल में जो द्विशासन प्रणाली था वो किसके द्वारा लाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, विलियम बेंटिंग के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा या वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, द्विशासन मतलब क्या होता है? एक निजामत का अधिकार होता है और एक आपका क्या होता है? एक निजामत का अधिकार, एक दीवानी का अधिकार। ठीक है, तो याद में रखना ये रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कैसे होगा? याद में रखना मेरे दोस्त, याद में क्या रखना, जब 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, क्या चीजें हुई थी? जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो इसमें मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह सेंटर में थे। वो कौन थे? तो शाह आलम सेकंड थे। कौन थे? शाह आलम सेकंड जी थे। ठीक है, शाह आलम सेकंड थे और इनके द्वारा किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का राइट दिया गया। क्या चीजें दी गई? दीवानी का अधिकार दिया गया था। ये तो आपको पहले भी बताएं। कौन से संधि में? तो याद में रखना इलाहाबाद की। किसमें? इलाहाबाद की प्रथम संधि। क्या चीजें? इलाहाबाद की प्रथम संधि में दिया गया था। ये चीजें ध्यान में रखना। और कब हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि? तो शायद 12 अगस्त 1965 में की गई थी। कब की गई थी? अगस्त 1765 में की गई थी। अगस्त 1765 में की गई थी। ये भी चीजें याद में रखना। 1765 में इसमें दीवानी का अधिकार देगी। अच्छा, जब दीवानी का अधिकार दे दिया गया तो निजामत का अधिकार किसके पास था? तो राजा के पास था। किसके पास? मुगल के पास था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर कोई भी साम्राज्य है, जैसे मुगल साम्राज्य था, ठीक है, याद में ये चीजें देखो, इसको समझते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए एक बार, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आइए तो देखो यहाँ पे एक चीजें है मुगल साम्राज्य। मान लिया जाए मुगल साम्राज्य उस टाइम था, मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य में दो प्रकार के अधिकार होते थे। एक होता था निजामत का अधिकार, एक होता था आपका निजामत और एक होता था आपका दीवानी। एक क्या होता था? दीवानी और एक होता था निजामत। ठीक है, निजामत का अधिकार मतलब होता था क्या चीजें मेरे दोस्त ध्यान में रखना? प्रशासन का काम करना, प्रशासन। ठीक है, प्रशासन का अधिकार,
ठीक है, प्रशासन का अधिकार मतलब दीवान निजामत होता था, और ये अधिकार किसके पास थी? मुगल के पास थी। ये किसके पास थी? यानी कि साम्राज्य के पास थी। ठीक है, लेकिन दीवानी की राइट, ये जो है आपका टैक्स वसूलने का अधिकार, क्या इसको क्या बोलते थे? टैक्स वसूलने, टैक्स वसूलने का अधिकार था। ये क्या चीज था? टैक्स वसूलने का अधिकार था। और ये किसके पास थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। अर्थात एक ही साम्राज्य में जो है दो शक्ति है, एक प्रशासन की शक्ति है और एक टैक्स वसूलने की शक्ति है, दोनों दो लोगों के पास आ गई थी। इसी को बोलते थे द्वैध शासन, इसी को बोलते थे द्वैध शासन, जो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। ये भी चीजें आपको याद में रखना। और द्वैध शासन को खत्म करने का काम कौन किया था? 1772 ईस्वी में। ठीक है, इसको खत्म कौन किया था? अगर मैं बात करूं तो इसको खत्म करने की बात जो है शायद लॉर्ड हेस्टिंग ही करता है, वारन हेस्टिंग ही करता है। ठीक है, इसको खत्म कौन करता है? तो वारन हेस्टिंग के जी के द्वारा इसको खत्म किया जाता है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। ठीक है, ये चीजें आपको क्या करना? याद में रखना। 65 से लेके 72 तक ये चला था और ये 72 में खत्म हो गई थी। ठीक है, ये वारन हेस्टिंग के द्वारा खत्म कर दी गई थी। तो इसी को द्वैध शासन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट कि अनु औद्योगिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करना। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। देखो, औद्योगिकीकरण की बात किया जाए तो 1813 यानी कि 19वीं सदी का जो टाइम पीरियड होता है वो ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड रहता है। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड होता है तो वहां के और भी ब्रिटेन को जो और भी इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो भारत में व्यापार करने के लिए संसद पे दबाव पैदा करते हैं, जिसके चलते 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। जब ये पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है तब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को और तेज किया। जब देखो एक बात, 1813 का एक चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, इसको पहले नहीं देखना है। देखिए 1600 ईस्वी में बहुत सारी कंपनियों को मिला के एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। कहां पे? लंदन में बनती है। और इसको जो है एलिजाबेथ के द्वारा, किसके द्वारा? एलिजाबेथ के द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्त? ध्यान में रखना, एलिजाबेथ के द्वारा जो है मतलब कि एक खाका तैयार किया जाता है। 15 साल के लिए इन्हें ईस्ट एशिया के तरफ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। बाद में फिर जेम्स प्रथम आते हैं, वहां के महाराजा बनते हैं और उन्होंने ईस्ट एशिया के साथ अनलिमिटेड साल तक व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट एशिया के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। लेकिन जैसे ही 19वीं सदी में ये चीजें ध्यान में, एक अधिकार मतलब क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के कोई भी ब्रिटेन के जो है व्यापारी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां के महाराजा के द्वारा उन्हें अधिकार पत्र प्राप्त हुआ है। लेकिन 1800 ईस्वी में यानी कि 19वीं सदी में क्या चीज है? औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में, यानी 19वीं, ध्यान में रखना मेरे दोस्त, 19वीं सदी में क्या होती है? कहां पे? ब्रिटेन में जो है औद्योगिक क्रांति का काल होता है। क्या चीजें होती है? तो औद्योगिक क्रांति का काल होता है। जब औद्योगिक क्रांति का काल होता है तो इन्हें और भी पैसा चाहिए। अपने देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब उद्योग मतलब इंडस्ट्री में चीजें मार्केट बनाने के लिए उन्हें और भी चीजें, कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। और सबसे ज्यादा कच्चा माल कहां से मिलता था? भारत से मिलता था। भारत से कच्चा माल भी मिलता था, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट को जब हम डेवलप करेंगे तो उसे बेचने के लिए भी जगह चाहिए। और हमारा भारत एक अच्छी मार्केट भी है, आज भी हमारा भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो ऐसा काम करने के लिए ब्रिटेन के और भी व्यापारी ब्रिटेन की संसद के साथ दबाव बना रही थी कि हमें भी ईस्ट एशिया के साथ व्यापार करने का मौका मिलना चाहिए। लगातार जब क्या उसको बोलते हैं दबाव बना रही थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का लगातार करप्शन का भी काम में आ रहा था, जिसके चलते बहुत सारे जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया था क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को सुधारने के लिए, और भी सारी एक्ट आ रही थी, जिसके चलते 1813 ईस्वी में, ध्यान में रखना मेरे दोस्त, 1813 का जो एक चार्टर एक्ट आता है, 1813
1813 का जो चार्टर एक्ट होता है, इसमें चीनी और चाय को चीन और चाय को छोड़ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? जब एकाधिकार क्या होता है, समाप्त होता है। चीन और चाय को छोड़ के एकाधिकार समाप्त मतलब क्या होता है? अब सिर्फ ईस्ट एशिया के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, बल्कि ब्रिटेन के और भी व्यापारी भारत के साथ व्यापार करेगी। इसी को एकाधिकार बोलते हैं। जैसे कि एम सिविल सर्विस में अभी सिर्फ और सिर्फ मैं ही जो है करंट अफेयर्स की क्लास कर रही हूं, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा एकाधिकार है। लेकिन मतलब सर बोले सिर्फ तुम ही क्लास ले सकती हो, लेकिन मान लिया जाए कल की छठ के बाद रहमान सर के द्वारा, हमारे जो संस्थान के फाउंडर हैं, उनके द्वारा और भी टीचर्स को करंट अफेयर्स के सेशन लेने का अधिकार दे दिया जाएगा, तो मेरा एकाधिकार समाप्त हो गया, मेरा अधिकार समाप्त हो गया। चीजें आप याद में रखना। और आपके पास और मतलब क्या यहाँ पे और ज्यादा करंट अफेयर्स के कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें थोड़ा सा कनेक्टिविटी बना के हम आपको बताने का प्रयास किए। ठीक है, तो 1813 में एकाधिकार समाप्त हो गया, जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त होने के बाद, ठीक है, और भी ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे आग लग गई। ठीक है, ये सारी चीजें। और सबसे लॉस किसका हुआ? भारत का लॉस हुआ। भारत में पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी शोषण करती थी यहाँ पे, लेकिन अब जो है हमारे ब्रिटेन की और भी कंपनियां भारत का आके शोषण कर रही है, और भारत का कच्चा माल बहुत ही कम दामों में लेके जा रही है। और भारत को और भी जो यहाँ का जो परंपरागत जो इंडस्ट्री था, उसको और भी ज्यादा खत्म करके यहाँ पे भारत को एक अच्छी मार्केट बनाने के लिए डेवलप कर रही है। ये सारी चीजें याद में रखना। और ये जो 1813 में चीन और चाय के साथ जो व्यापार इस पे सिर्फ एकाधिकार था, यह भी समाप्त हो जाता है 1833 के चार्टर एक्ट में। 1833 के चार्टर एक्ट में इसे भी समाप्त कर दिया जाता है। आई होप आपको ये सारी चीजें पता होगी। एक अच्छा डिस्कशन के साथ हमने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अच्छी चीजें साथ और एक अच्छा डिस्कशन हमें करवाने का प्रयास किया मेरे दोस्त। आई होप आपको पसंद आया होगा। और आपको अगर पसंद आया होगा तो प्लीज जाते जाते एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पर्व का माहौल है, थोड़ा सा पढ़ाई को भी मेंटेन रखना है, 2 घंटा कम ही पढ़ना है, लेकिन कंटिन्यूटी बना के रखना है। क्योंकि जब चीजें आप छोड़ दोगे तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है पढ़ाई करने में। ठीक है, आदत जब खत्म हो जाती है, क्योंकि दीपावली से छठ तक का एक लंबा छुट्टी होती है, लेकिन आपकी पढ़ाई को थोड़ी सी कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम भी एफर्ट लगा के आपको क्लास ले रहे हैं। लेकिन 1-2 दिन की तो मैं भी छुट्टी लूंगी, क्योंकि मुझे भी जो है आपको घर जाना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद में रखना। लेकिन हाँ, आप निरंतर पढ़ते रहिएगा, कुछ न कुछ जरूर एक दिन मतलब कि डेली पढ़िएगा। ठीक है, मतलब 1-2 घंटा तो टाइम निकाल ही सकते हो यार। ठीक है, मोबाइल में कुछ तो देख ही सकते हो पढ़ने का चीज। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। एक अच्छे डिस्कशन के साथ हमने घटना चक्र का ये इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आज तीसरा दिन था, हमने देखा। और इसको कंटिन्यू यानी कि छठ के बाद इसको कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ ऐप पे ही कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे खरीद चुके हैं, तो उसे भी परेशानी होगी कि मैम अगर यूट्यूब पे भी करवाना था तो मेरा 101 रुपया लिए क्यों। लेकिन हाँ, छठ के बाद इसको सिर्फ और सिर्फ ऐप पे ही करवाई जाएगी। 1 दिन से या 2 दिन आपकी और ये यूट्यूब पे क्लासेस चलेगी, मतलब छठ के बाद इसे ऐप पे ही चलाया जाएगा। आई होप आपको याद होगा। चलिए मिलते हैं फिर अपने कल के सेशन में, करंट अफेयर्स के सेशन में सुबह में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जुड़ने के लिए जाते जाते एक बार सेशन को जरूर लाइव कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल फिर सुबह में अपने सेशन में। सभी को मेरा हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।